इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से अगर शुरू करें तो उस वक्त के हवाले से उसने एक जर्नैल के ख़िलाफ़ टक्कर ली थी। इनमें कि से अगर तीनों में तो ज़्यादा इंडिपेंडेंट कौन थे? साकिब बिन इंडिपेंडेंट थे, एक्स चीफ जस्टिस जो हैं, इफ्तिखार चौधरी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे या बंदयाल ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे? देखिए, ये सारे कंप्रोमाइज़ थे। कोई भी इनमें ऐसा नहीं था कि जिसने किसी न किसी मौके पे एस्टैब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ ना किया हो। कमान इधर भी चेंज हो रही है अपकमिंग काजी साहब से, क्या तवक्कुआत है? बदकिस्मती से चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल जो हैं, वो भी एक लेगेसी का हिस्सा थे। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसारी या बंदयाल, तीनों में से आपके फेवरेट कौन थे? सहाफ़ी के फेवरेट होना शुरू हो जाए तो फिर तो वो मेरे ख्याल में सहाफ़त नहीं कर सकते। तारीख के एतबार से अगर आप बताएं तो जनरल कियानी और जनरल पाशा के हाथों सियासी हुकूमतों और सियासी निज़ाम को बदनाम किया, अपने आप को मजबूत किया, वो उसकी एक गलती थी। आप ठीक है सर, खैरियत से हैं? हाँ सब ठीक जी। है, ऑल गुड। मुझे बताइए कि अभी तो कमान इधर भी चेंज हो रही है, तो क्या तवक्कुआत हैं और बंदयाल साहब का दौर क्या समराइज़ करेंगे? पहले बताइए अपकमिंग काजी साहब से क्या तवक्कुआत है? देखें, तवक्कुआत तो हर नई क़यादत से होती हैं और ख़ास तौर पे जब तमाम कौमी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो फिर सारी नज़रें और सारी तवक्कुआत सुप्रीम कोर्ट से ही होती हैं। बदकिस्मती से चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल जो हैं, वो भी एक लेगेसी का हिस्सा थे और वो लेगेसी साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की थी। और ये वो लेगेसी थी जिसके तहत 2014 के बाद से जो साजिशें होती रही इस मुल्क में हुकूमतों को गिराने की, पनामा स्कैंडल को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया हुकूमत गिराने के लिए, और फिर पनामा का एक बेंच बना, JIT बनी, फिर अकामा के नाम पे नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई, हटाया गया उनको, और फिर इलेक्शन में जो इंजीनियरिंग हुई, तो इस लेगेसी का हिस्सा थे चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल। तो अब चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के हाथ पाँव बंधे हुए थे, वो कोई और ऐसे फैसले कर नहीं पा रहे थे कि वो साकिब निसार की लेगेसी से जान छुड़ा सकते। तो उन्होंने वही किया जो तसलसल था 2014 के बाद से इस्टेब्लिशमेंट की साजिशों को तहफ़्फ़ुज़ देने का, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने इमरान खान के लिए खिदमात सर अंजाम दी चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने, उन्हें सादिक और अमीन करार दिया और बहुत सारे दूसरे मुकदमात में उनकी जमात के बयानिए को सही फ़रोग दिया, जिसमें 63A की तशरीह भी थी। तो ये जो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल का दौर था, ये एक तसलसल था उस सियासी अदम इस्तेहकाम का जो साकिब निसार के दौर आपके से फेवरेट कौन रहे? इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसारी या बंदयाल, तीनों में से आपके फेवरेट कौन थे? देखिए, सहाफ़ी का कोई फेवरेट नहीं होता। सहाफ़ी ने कोई शख्सियत परस्ती तो करनी नहीं होती। सहाफ़ी तो सिर्फ फ़ैसलों के ऊपर अपनी राय देता है, उनको पढ़ के, उनका जायज़ा लेके और उनको रिपोर्ट करता है। तो अगर सहाफ़ियों के फेवरेट होना शुरू हो जाए तो फिर तो वो मेरे ख्याल में सहाफ़त नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हर वक्त वो बंदा कंपेयर करेगा कि जी फैसलों की बुनियाद पे तारीख में इन तीनों में कौन सबसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तारीख के एतबार से अगर आप बताएं तो? देखिए, अब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से अगर शुरू करें तो उस वक्त के हवाले से उसने एक जर्नैल के ख़िलाफ़ टक्कर ली थी। उसने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली और उसके साथ वकला तहरीक ने भी जन्म लिया, लोग भी उसके साथ थे। उसकी वजह ये थी कि वो जनरल मुशर्रफ जैसे फ़ौजी आमर के ख़िलाफ़ खड़ा था। मगर जब फ़ौजी आमर चला गया और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हो गया, तो फिर हमने देखा कि वो इस्तेमाल हुआ जनरल कियानी के दौर में, जनरल कियानी और जनरल पाशा के हाथों, और उसने सियासी हुकूमतों और सियासी निज़ाम को मिलान किया, बदनाम किया और अपने आप को मजबूत किया, वो उसकी एक गलती थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई शख्स फेवरेट नहीं होता, उसके फ़ैसले दुरुस्त या सही होते हैं। इनमें से तीनों में ज़्यादा इंडिपेंडेंट कौन थे? साकिब इंडिपेंडेंट थे, एक्स चीफ जस्टिस जो हैं, इफ्तिखार चौधरी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे या बंदयाल ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे? देखिए, ये सारे कंप्रोमाइज़ थे। कोई भी इनमें ऐसा नहीं था कि जिसने किसी न किसी मौके पे एस्टैब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ ना किया हो। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के जाने के बाद अब जो जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा के आने की बात हो रही है, और तो उसमें तवक्को ये की जा रही है कि कम से कम जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा की कोई ऐसी पास्ट की लेगेसी नहीं है, और अगर है भी तो वो उस सतह की नहीं है कि जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदा जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सके। कोई मुस्तकबिल में आप वकला बहाली तहरीक या इस तरह की कोई इधर देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि ये इसी तरह? मेरे ख्याल में अब तो कोई वकला तहरीक की गुंजाइश नहीं है, ना ही कोई जवाज़ है, ना कोई वजह है, ना कोई सूरत हाल है, क्योंकि वकला तहरीक जो चली थी वो एक फ़ौजी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ चली थी। चीफ जस्टिस को गैर आइनी तरीके से हटाया गया था, उसकी बहाली के लिए चली थी।
अब तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अब फौजी डिक्टेटर जो हैं वो कोई ऐसा सामने फौजी डिक्टेटर है भी नहीं, मगर अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं कि जिसमें कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म और ये निगरान हुकूमत जो है वो आवाम के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम होती है और मामलात अगर अदलिया में आते हैं तो डेफ़िनेटली अदलिया जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की क़यादत में जो फ़ैसले करेगी, तो उसके बाद अगर उन फ़ैसलों पे अमल नहीं होगा तो फिर वकला तहरीक का जवाब ज़रूर बन सकेगा। ये जो अभी वकला तहरीक की बातें की जा रही हैं, ये तो चीफ़ जस्टिस उमर ता बंदयाल की एक लेगेसी है और ये जो वकला हैं ये बेसिकली किसी असूल की बात नहीं, ये एक सियासी जमात के हवाले से बहुत एक्टिव हैं और मगर इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि आजकल जो इंसानी हकूक़ के मामलात हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो देखना ये है कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो किस तरह अपने आप को जो है वो एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पे इस्टेब्लिश करते हैं और अगर मुमकिन है इस दौर में भी एक चीफ जस्टिस का इंडिपेंडेंट रहना? बिल्कुल मुमकिन है। कोशिश तो हर कोई करता है, उतना ही मुमकिन है जितना आप और मेरे लिए इंडिपेंडेंट सहाफ़ी रहना मुमकिन है, इसी तरह किसी जज के लिए इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस। बंदयाल साहब के इस टेन्योर में सहाफ़ियों ने उन पे बहुत तनकीद की और बड़ी खुल के तनकीद की और कुछ सहाफ़ी तो ललकारते रहे उन्हें कि हमें बुलाएं कंटेम्प्ट में। इतनी जुर्रत और बेबाक सहाफ़त और ये सहाफ़त का बेबाकपन जो है ये कैसे आया? कोई पैमरा भी नोटिस नहीं लेता रहा, क्योंकि आइन में तो दर्ज है कि आप जुडिशरी के बारे में और फ़ौज के बारे में खुल के बात या तनकीद भी करनी हो या कोई बात भी करनी हो, तो ये क्या हुआ फिर? इसकी क्या वजह देखते हैं आप? देखिए इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसको आप ज़रूरत कहते हैं। उसकी वजूहात ये भी हो सकती हैं कि बंदयाल साहब के अपनी कमज़ोरियाँ थी, उनका अपना एक माज़ी था और उनके फ़ैसले वाज़ेह तौर पे एक सियासी जमात के बयानिए को आगे बढ़ा रहे थे, तो इसलिए वो खामोश रहे, उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया। तो उसकी एक वजह तो ये थी, उनकी अपनी कमज़ोरियाँ थी, चीफ जस्टिस बंदयाल और उनके कुछ हमख्याल जजों की, जिसकी वजह से तनकीद हुई। दूसरी वजह ये भी है कि जब सियासी मामलात अदालतों में आते हैं तो फिर जजों को ऐसी ज़ाती तनकीद और ज़ाती हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी सियासतदान के हक़ में फ़ैसले देने हैं तो फिर इसका रद्द-ए-अमल तो आवाम की तरफ से आएगा। तो इसलिए ये एक दूसरी वजह थी। तीसरी वजह ये भी है कि जो लोग इन मौजूदा जजों पे या जो उनके फ़ैसलों पे तनकीद कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे तो हैं कि जो आइन और कानून को सामने रख के तनकीद कर रहे हैं कि ये आइन की गलत तशरीह हो रही है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो आइन कानून से बिल्कुल नाबालिग हैं, मगर उनको एस्टैब्लिशमेंट की शय मिली हुई है और चूँकि एस्टैब्लिशमेंट की तरजीहात बदल गई हैं, तो अब वो लोग भी शेर हो गए हैं। तो इसलिए वो भी अब चैलेंज भी करते हैं, कुछ ललकारते भी हैं, मगर उसके पीछे उनकी अपनी आइन की समझ-बूझ से ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट की शय है जो ऐसे लोगों को मिली हुई है, क्योंकि अब एस्टैब्लिशमेंट की तरजीहात बदल गई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।